नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। देखिएगा संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी और इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक दिया है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? यहाँ पे दिया आपको संसाधन। वो संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो मानव के उपयोग में आती है, यानी वे सभी वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आए, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए संसाधन के प्रकार दिया पे, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो आपको मैं पहले समझा देता हूँ संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। आप संसाधन की परिभाषा समझ गए कि चाहे जो वस्तु हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, योग्य है, तभी उसे संसाधन हम कहेंगे, अन्यथा उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। ठीक ना। यह जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से माना है, यानी कि संसाधन वो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप से, किसी भी रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। देखिएगा संसाधन का प्रकार। तो देखिएगा संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया है। तो संसाधन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं या प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं। और मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक ना। मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव द्वारा। मतलब इसको कौन बनाता है? मानव। और प्राकृतिक संसाधन को प्रकृति बनाती है। ठीक। किंतु अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन में, तो प्राकृतिक संसाधन को भी डिवाइड किया गया है। तो इसको दो भागों में बताया गया, नवीकरण योग्य या अनवीकरणीय। मतलब नवीकरणीय इसको बोला जाता है या अनवीकरणीय। ठीक ना। अगर नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद अगला तो मानवीय में चले जाएंगे, तो संरचनाएं एवं संस्थाएं के आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। मानवीय में दो प्रकार से और नवीकरणीय अनवीकरणीय प्राकृतिक में भी दो प्रकार से। लेकिन नवीकरणीय में जब चले जाएंगे तो सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये सतत अथवा प्रवाह है। जैव संसाधन में चले जाएंगे तो प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव। ठीक ना। और उसके बाद अनवीकरणीय योग्य संसाधन में चलेंगे तो पुनर्चक्री और अचक्री। इसमें अगर हम नवीकरणीय में चले जाते हैं तो इसमें नवीकरणीय में जाने के बाद आता है इसमें दीर्घ अवधि, मध्य अवधि और लघु अवधि। ठीक ना। तीन अवधि आता है जिसमें शॉर्ट टाइम, मिडल टाइम एंड लॉन्गेस्ट टाइम या लार्जेस्ट टाइम। आइए थोड़ा समझ लेते हैं अब जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। देखिएगा जैव और अजैव संसाधन दिया, यहाँ पे जैव संसाधन दिया। जैव संसाधन आखिर क्या होता है? तो जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जीव मंडल, जहाँ पे जीव निवास करते हैं उस मंडल को जीव मंडल बोलते हैं। जहाँ पे जीव निवास करेंगे उसको बोलते हैं जैव संसाधन। ठीक ना। जहाँ पे जीव निवास करते हो वो मनुष्य या प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पे जीव सभी निवास करते हो, वहाँ से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। बात करते हैं अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो किससे बने हो? नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं से। जितने भी वस्तु अगर बनी हो वो निर्जीव हो या निर्जीव वस्तुओं से बनी हो तो वो अजैव संसाधन कहलाएंगी। क्या कैसी कहलाएंगी? अजैव संसाधन कहलाएंगी। बात करते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में या नवीकरणीय संसाधन के बारे में। आप देखिएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। मैं आपको समझा दूं। देखिए दिया है कि वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, सूर्य प्रकाश आदि। नवीकरणीय का मतलब है नवीकरणीय, नया फिर बन जाए। नवीकरणीय दोबारा यूज़ कर सकते हैं हमको। ठीक ना। नवीकरणीय का मतलब उसका है कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उस संसाधन को, उसके बारे में हमको समझाया गया। इसके बाद देखिएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका हम उपयोग एक बार कर लेते हैं लेकिन दोबारा नहीं कर सकते। ठीक ना। उसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक ना। देखिए इसमें दिया, यहाँ पे दिया भी गया है कि वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः नहीं लाया जा सके उपयोग में, इनको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि खनिज। देखिएगा अब मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से। अगर अनवीकरणीय योग की बात करें तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय आता है। तो पुनः चक्रीय में आपको धातु को आप क्या कर सकते हो? रिसाइकल कर सकते हो। आप धातु को, आप मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं, हम जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो हम इसको रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं, पेट्रोल, कोयला, खनिज, इनको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन धातु को इसमें रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक ना। तो अनवीकरणीय को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आगे समझिएगा थोड़ा सा।
फिर दिया गया व्यक्तिगत संसाधन। मैं इन सब के बारे में अभी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर, अब इसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगर देखते हैं तो जैव अजैव है, मतलब इनकी उत्पत्ति किस साइड से हुई है, या तो जैव साइड से या तो अजैव साइड से, मतलब जीव मंडल से या तो निर्जीव मंडल से, ठीक ना। बात करते हैं साम्यता के आधार पर संसाधन की बात कर लेते हैं। तो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, मतलब ये कैसे, मतलब इनका क्या है, मतलब काम करने का तरीका क्या है। अगर ये नवीकरण इनको दोनों प्राप्त कर सकते हैं तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो नवीकरण में चला जाएगा, पुनः नहीं प्राप्त कर सकते तो अनवीकरण में चला जाएगा। स्वामित्व के आधार पर, मतलब उस पर किसका स्वामित्व है, उस पर किसका मनमर्जी चलता है, वो संसाधन किसके अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिगत हो जाएगा। मतलब अगर व्यक्तिगत मतलब किसी एक का है, किसी एक का मतलब पर्सनल संसाधन है, ना, जिसको सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति मात्र यूज कर सकता है। सामुदायिक संसाधन, जिसमें पूरा समुदाय या पूरा समूह यूज कर सकता है। और बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन को पूरा हमारा देश यूज कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है। इस आधार पे तो आप बात कर सकते हैं कि संसाधन को 4 आधार पे बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर आप देख लीजिएगा। तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ठीक ना। संभावी वे संसाधन जिनकी संभावना हो, विकसित भंडार मतलब जिन्हें पा लिया गया हो और क्या यूज भी किया जा रहा हो और बढ़िया से, मतलब इनको लंबे समय तक हम यूज करते हैं। संभावी है, किसी क्षेत्र में संभावना है इनका, ये पाए जा सकते हैं। देखो ये एक विकास के स्तर पे आधार पे अगर बात करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आप बता सकते हो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार है, एक तो अजैव और दूसरा है अजैव। बात करते हैं साम्यता के आधार पर संसाधन का, तो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। अगर नवीकरणीय किसको कहते हैं, जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हम, किंतु रिसाइकिल करके हम काम चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी पुनः चक्रीय और चक्रीय होता है, ठीक ना। अगर स्वामित्व के आधार पे देखिए, मतलब उस पर किसका अधिकार चला, उसके हिसाब से देखें तो एक होगा व्यक्तिगत, एक जो व्यक्ति मात्र के लिए होता है, सामुदायिक पूरे समुदाय के लिए होता है, और राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र के लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के लिए होता है। विकास स्तर के आधार पे अगर हम बात कर लेते हैं तो संभावी, देखिए विकास स्तर पे देखिए जिसका विकास, संसाधनों का विकास किस आधार से होता है या संसाधन किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन सब के बारे में, ठीक ना। तो अगर संभावी, उनकी संभावना होती है, और अगर संभावी है तो ये प्राकृतिक में भी जा सकते हैं और इसके बाद मानवीय में संसाधन में भी जा सकते हैं या मानव निर्मित संसाधन में जा सकते हैं, ठीक ना। बात करते हैं विकसित भंडार में, तो विकसित भंडार तो वो संसाधन जिनका पूर्ण रूप से हम जिनको प्राप्त कर चुके हैं, ठीक ना। वे संसाधन जिनको हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं और उनकी मात्रा भी क्या है, अधिक है, हम इनको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता है जल्दी, ठीक ना। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, विकसित भंडार संसाधन कहलाते हैं। और बात करते हैं संचित कोष। संचित कोष मतलब वो संसाधन जो एक लिमिट में है, वैसे संसाधन एक लिमिट में है, मतलब अगर ज़्यादा यूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बात करते हैं, देख लीजिएगा, नवीकरणीय बात कर लिए। अनवीकरणीय संसाधन है जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक तो चक्रीय और एक अचक्रीय। अगर चक्रीय में मेटल धातु की बात कर लेते हैं और अचक्रीय में खनिज और जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं। बात करते हैं अगला, देखिएगा, तो व्यक्तिगत संसाधन। थोड़ा सा इरेज कर दे, पूरा क्लियर कर दे ये पेज। आपको नोट्स का आप पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद व्यक्तिगत संसाधन, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब स्वामित्व के आधार पर अगर संसाधन की बात करें तो व्यक्तिगत संसाधन पहला देख लीजिएगा। व्यक्तिगत संसाधन निजी स्वामित्व वाले संसाधन, जिसपे सिर्फ निजी लोगों का, मतलब खुद का अगर घर का है तो आदमी ही यूज करेगा। जैसे कि दुचकवा मतलब 2 पहिया जो है, 2 व्हीलर जो है, आप सबको नहीं देते हो, ठीक ना। 4 व्हीलर भी आप सबको नहीं देते हो, खुद यूज करते हो। अगर बात करते हैं सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन क्या है, सामुदायिक वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई संसाधन है या कोई भी वस्तु है जिसका उपयोग पूरे सभी लोग कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी मशीन अगर आपकी गांव में गड़ जाती है तो पूरे समाज में जितने लोग रहते हैं सभी उसका यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में देख लीजिएगा, तो पहले देख लीजिए राष्ट्रीय संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कोई भी संसाधन हो जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद हो, जो हमारी बॉर्डर है उसके अंदर अगर मौजूद है और वो सरकारी है, तो उसको यूज कौन कर सकता है, पूरा देश कर सकता है, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। यानी सरकार द्वारा कोई भी परियोजना चलाई जाती है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है, जैसे कि अस्पताल, चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय सब। बात करते हैं, देखिएगा, संभावी संसाधन। अगर बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन की, अगर हम बात करते हैं विकास स्तर के आधार पर संसाधन की बात कर लें तो आप देखिएगा क्या दिया है, संभावी वे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग
नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दिया कि इनकी संभावना है, विद्यमान है, संभावना है कि ये मिल सकते हैं, और किस क्षेत्र से मिलेंगे उस क्षेत्र के हिसाब से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। और विकसित संसाधन, देखिए विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका संरक्षण किया जा चुका है और ये मिल भी गए हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी है और इनको अधिक से अधिक इनकी मात्रा है। भंडार 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 देखिएगा, अब भंडार का क्या तात्पर्य है यहाँ पे थोड़ा सा। भंडार प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने पर, पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुँच से बाहर है। मतलब हैं तो संसाधन हमारे यहाँ बहुत है, मतलब जैसे कि वो संसाधन है कोई वस्तु जो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो किंतु हम उसको उसके बारे में पूर्णतः रूप से जानकारी न हो, इसलिए उसका यूज नहीं करते, वो भंडार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है आप देखिएगा। सतत पोषणीय विकास के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। संसाधन का सतत पोषणीय विकास इस तरीके से विकास किया जाए कि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे तथा वर्तमान के किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। सतत पोषणीय मतलब हर तरीके से जो हमारा संसाधन है उसका विकास हो और संसाधन को कोई मतलब उसका अत्यधिक उपयोग न किया जाए, और अगर उपयोग भी किया जा रहा है तो किसी अच्छे क्षेत्र में किया जाए। अब संसाधन नियोजन से क्या तात्पर्य है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन है, ठीक ना। विवेकपूर्ण मतलब अपनी क्षमता के अनुसार, आप क्या विवेक है, आपकी क्षमता क्या है, उस अनुसार उस संसाधन का उपयोग करना। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारे लिए चुनौती है। इस समय संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। मतलब संसाधनों का दोहन ना हो किंतु इनका अच्छे क्षेत्र में इनका प्रयोग हो जिससे हमको भी लाभ हो और संसाधन भी कम से कम खर्च हो। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का बचाव संसाधन संरक्षण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण आपको बता देते हैं, तो विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रहना। तो भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की जो स्तर है वो निम्न हो जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है, तो भूमि की उपजाऊता कम होना, ठीक ना। भूमि निम्नीकरण कराता है। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो यह वह क्षेत्र है जहाँ वर्ष में एक या एक बार से अधिक बार कृषि की गई है। यानी कि ऐसे क्षेत्र की बात क्या है जहाँ पे वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, उसको बोलते हैं निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मतलब जहाँ पे लगातार या पारंपरिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कृषि हो, ठीक ना। अब कुल बोया गया क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना, मतलब शुद्ध बोए गए क्षेत्र में पूर्ण रूप से आपने जितना अच्छे तरीके से जिस खेत को पूर्ण रूप से जो बोया है उसमें प्रति भूमि जो आपकी छूटी हुई भूमि है उसको भी आप जोड़ दो, ठीक ना। उस भूमि की भी बात किया है, पूर्ण रूप से पूरे खेत की आपकी बात किया है, कहने का उसका तात्पर्य ये है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिभूमि, तो देखिएगा प्रतिभूमि क्या होता है। ये है प्रतिभूमि का इमेज, वो प्रतिभूमि जहाँ पे कोई कृषि या कोई फसल उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक ना। अगर होता भी है तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती न की जाती है और खाली छोड़ दिया जाता है। मैं बता देना कि वो भूखंड जिस पे अगर उपजाऊता ही नहीं है तो हम उस पर खेती क्यों करेंगे। तो अगर खेती नहीं करेंगे तो इसका तात्पर्य ये है कि उस क्षेत्र में या उस खेत में जो उसकी उपजाऊता स्तर है वो कम है। अब हम बात कर लेते हैं अगला, देखिएगा। अब बात करते हैं हम लेटराइट मृदा की। अब लेटराइट मृदा ये देखिए कैसी है, कंकड़ीली मिट्टी है, ठीक ना। तो लेटराइट मृदा कैसी है, कंकड़ीली मिट्टी। तो हम बोल सकते हैं कि वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार न हो तथा पड़ोसी रेतीली, देखिए पहाड़ी रेतीली अथवा दलदली होती है, तो ये रेतीली मिट्टी है, ठीक ना। तो लेटराइट मृदा को बोलते हैं रेतीली मिट्टी, ठीक ना, या पहाड़ी मिट्टी। अब आज बात करते हैं मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन क्या होता है। मृदा मतलब मिट्टी, अपर्दन मतलब कटाव। तो मिट्टी का कटाव ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण मृदा अपर्दन होता है, जैसे कि आप अधिक से अधिक अगर आप खाद का प्रयोग कर लेते हो तो मृदा अपर्दन के कारण बन जाता है। मृदा कटती है आपकी। अगर अति चराई करा देते हो तब मृदा कटती है, और अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा कटती है। ये सब कुछ कारण हैं, ठीक है, जिसके कारण मृदा अपर्दन अत्यधिक होता है। अब देखिएगा उत्काद भूमि क्या होती है। तो प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपर्दन से उत्काद भूमि का निर्माण होता है। जैसे प्रवाहित जल जो है उसके साथ साथ पवने, ठीक ना, उसके द्वारा किए जाने वाले मृदा अपर्दन से जो मृदा उससे कटती है वो क्या करती है, उत्खाद भूमि का मतलब उबड़ खाबड़ भूमि का जो कटी हुई होती है प्रवाहित जल से निक्षेपित होती है, वैसी भूमि को उत्खाद भूमि कहा जाता है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।